तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए लेक्चर में, जो कि चैप्टर 2 का यह तीसरा लेक्चर है। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि हेडिंग आप देख रहे हैं, विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में स्थितिज ऊर्जा। यानी कहने का मतलब यह कि यदि विद्युत क्षेत्र में हम द्विध्रुव को रख दें और उस द्विध्रुव पर एक टॉर्क लगता है, टॉर्क लगने वाला जो परिमाण है, जो कि टाउ से हम लोग सूचित करते हैं टॉर्क को, और टाउ इज इक्वल टू होता है पीई साइन थीटा। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था, फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर में पढ़ा था हमने कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में एक फिगर बना लेते हैं हम लोग, क्योंकि फिगर तो आखिर में बनाना ही पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना लें, ध्यान रखना है यह जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी एक समान विद्युत क्षेत्र है। यानी हर एक बिंदु पे विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, इसमें समान रहने वाला। विद्युत क्षेत्र तो आपको पता ही है, किसी चार्ज के चारों ओर का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र होता है। तो यदि विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन भी आप देख रहे हैं इस तरफ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, उधर आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ है, यह हमारा है विद्युत क्षेत्र का दिशा। और यदि इसमें विद्युत क्षेत्र में एक डायपोल को हम रख देते हैं, वह डायपोल कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज और यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज। क्योंकि पता है आपको, डायपोल के दोनों आवेशों के बीच का जो दूरी होता है वो 2L होता है, और इसके मिड पॉइंट जो होता है मान लेते हैं O हो गया। ये बात यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, यह जो डायपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बना रहा है ना, उसका नाम दे रहे हैं हम θ1। ध्यान रखना है, इसका नाम हम दे रहे हैं क्या, θ1। यानी θ1 जो एंगल है वो ये डायपोल जो ऑलरेडी रखे हुए हैं इसमें, और पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, इन दोनों के बीच का कोण है, ध्यान रखना है। और आपको हम यह भी बता रहे हैं कि इस डायपोल को, आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा, डायपोल तिरछा क्यों रखा गया है। डायपोल को हिंदी में द्विध्रुव कहते हैं। तो इस द्विध्रुव को तिरछा क्यों रखा गया, सीधा भी रखा जा सकता था, एकदम रखा जा सकता था, ऐसे घुमा के भी रखा जा सकता था, या ऐसे इसके समानांतर भी रखा जा सकता था। बात सही है, परंतु यह ध्यान रखना है कि अगर हम डायपोल को सीधा कर दें तो हमको पता है पिछले लेक्चर से, यानी फर्स्ट चैप्टर में जो हमने पढ़ा था, कि अगर डायपोल सीधा हो जाए तो इसका मतलब यह हो गया कि इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री हो गया, और कॉस 90 का मान साइन 90 का मान 1 होता है, और उस स्थिति में टॉर्क पे फोर्स लगेगा। देखो, यह टॉर्क पे, इस डायपोल पे लगने वाला बल होता है जिसको टॉर्क कहते हैं, और ये बराबर होता है पीई साइन थीटा के। और यह थीटा क्या है, पी और ई के बीच का कोण है। यानी अगर हम थीटा का वैल्यू 90 ले लें तो साइन 90 का मान हमारा होता है 1, यानी टाउ का वैल्यू निकल जाएगा हमारा क्या, पीई, और ये मैक्सिमम वैल्यू होता है, ये हम सबको पता है। ये कब आता है, जब थीटा का वैल्यू कितना हो, 90 डिग्री हो। ठीक है। अच्छा, अगर थीटा का वैल्यू हम अगर इस डायपोल को सीधा रखें तब ये टॉर्क का वैल्यू आएगा, फोर्स लगेगा इस पे, ठीक है ना। वो टॉर्क, देखो जब इसको हम रखेंगे तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायपोल पे एक बल लगाएगा, और बल लगने से ये डायपोल घूमने लगता है। ये आपको हम बता चुके हैं, मतलब रोटेशनल मोशन करेगा, जिसको हम वृत्तीय गति कहते हैं। तो वो जो बल लग रहा है जिसके कारण यह वृत्तीय गति कर रहा है, वो बल किसके बराबर होगा, उस बल को हम लोग टाउ कहते हैं, उस बल को टॉर्क कहते हैं। क्यों, क्योंकि उस टॉर्क को लगने से यह जो डायपोल है यह वृत्तीय गति करने लगा। अगर सीधी रेखा पर गति करता तब तो वो बल रहता, लेकिन बल जो है यहाँ पे टॉर्क में बदल जाएगा। टॉर्क बदलने का कारण यह है क्योंकि वृत्तीय गति करने लगेगा, और उस टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी साइन थीटा, जिसको हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। अगर 90 डिग्री पर हम रखें, यानी इन दोनों को लंबवत कर दें, ई और डायपोल के बीच के कोण 90 डिग्री हो जाए, यानी इसको सीधा रखें, तो हमारा टॉर्क निकलेगा पीई। और यदि हम इसको इसके समानांतर कर दें तो हमारा थीटा का वैल्यू 0 निकलेगा। ध्यान रखना है, थीटा का वैल्यू 0 आएगा, क्योंकि ये जो डायपोल है वो इसके पैरेलल हो गया। तो थीटा का वैल्यू 0, थीटा का वैल्यू जैसे ही 0 आएगा तो साइन 0 का मान 0 होता है, यानी टॉर्क 0 बना देगा। तो ध्यान यह रखना है कि इस डायपोल को आप सीधा रख सकते हैं, तिरछा रख सकते हैं, परंतु इसके समानांतर नहीं रख सकते हैं, यानी इसी के दिशा में नहीं रख सकते हैं। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा, और 0 जैसे ही होगा वैसे ही टॉर्क का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। बात क्लियर है। अच्छा, डायपोल का डायरेक्शन की अगर बात करें
तो चलिए डायरेक्शन से यहाँ पे हमको मतलब नहीं है, आते हम टॉपिक पे। हमको स्थितिज ऊर्जा निकालना है, यानी इसको घुमाने में जो हमको कार्य करना पड़ेगा वही कार्य हमारी एनर्जी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? एनर्जी। और उसी एनर्जी को हमको निकालना है। तो सीधा सीधा आप दिमाग लगाओ, ये हमारा बल का वैल्यू है, इसको मिटा दे रहे हैं, इसका कोई काम नहीं है। ये टॉर्क क्या है? टॉर्क एक बल है जिसके कारण यह वृत्तीय गति करेगा। टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। अच्छा, तो इस बल घुमाने में हमको तो एक कार्य करना पड़ेगा। अच्छा, कार्य किसके बराबर होगा? तो कार्य बराबर होगा बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन, ठीक है। ध्यान यह रखना है कि जब वस्तु वृत्तीय गति करे तो बल बल नहीं होता है, यह हमने अभी बताया। वह बल क्या बन जाता है? टाउ बन जाता है, यानी एफ के जगह पे हम क्या लिखेंगे? टाउ लिखेंगे। और वो विस्थापन विस्थापन नहीं होता है, बल्कि क्या बन जाता है? थीटा बन जाता है। क्या बन जाता है? थीटा बन जाता है। कोणीय विस्थापन हो जाता है। ये आप सबको पता है, 11th क्लास में आपने पढ़ा है। नहीं पता है तो जान लीजिए कि विस्थापन बन जाएगा कोणीय विस्थापन यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम अब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करते हैं तो यह डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा टाउ इंटू डी थीटा। यहाँ तक बात क्लियर है? दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दें, डी डब्ल्यू, डब्ल्यू हमारा कार्य है जिस कार्य करने पर यह वृत्तीय गति करेगा, तो टाउ इंटू डी थीटा। अच्छा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ का वैल्यू तो पता है हमको, पी ई साइन थीटा और इंटू में डी थीटा। अच्छा, यह छोटा सा कार्य, एक स्मॉल कार्य है, छोटा सा कार्य है जो कार्य हमको करना पड़ रहा है इस टॉर्क को घुमाने में, सॉरी इस डायपोल को घुमाने में, ठीक है। अगर हमको टोटल कार्य निकालना है, अच्छा कार्य ही तो ऊर्जा है, आपको पता है कोई व्यक्ति कितना कार्य करता है, उसके कार्य करने से उसके अंदर कितनी एनर्जी है इसका निर्धारण करते हैं। तो अगर हम कार्य का वैल्यू निकाल लें तो ऊर्जा निकल जाएगा, तो वही तो कर रहे हैं, कार्य नहीं निकाल रहे हैं। लेकिन यह छोटा सा कार्य है, हमको पूरा कार्य निकालना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो हमको निकालना पड़ेगा कुल कार्य। तो अभी तो एंगल यहाँ पे थीटा 1 है, अब ध्यान लीजिए, साइन थीटा के जगह पे लिखेंगे थीटा 1, क्योंकि एंगल थीटा 1 है। मान के चलते हैं थीटा 1 से हम घुमाते घुमाते इसको थीटा 2 तक घुमा देते हैं, तब क्या होगा? अब देखते हैं कुल कार्य जब हम निकालेंगे, कुल कार्य, तो इधर भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, समाकलन, इधर भी समाकलन, पी साइन थीटा 1 इंटू में डी थीटा। अच्छा, अगर लिमिट अब थीटा 1 चाहे लिखो तो चाहे मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अब लिमिट लगाना चाहते हो थीटा 1 से थीटा 2, यहाँ पे थीटा 1 से थीटा 2 लिमिट लगा दिए। बात क्लियर है? यहाँ तक लिमिट लगा दिए थीटा 1, यानी स्टार्टिंग में एंगल कितना है? थीटा 1। कहाँ तक घुमा के लेके जा रहे हैं? थीटा 2 तक। अच्छा, जब छोटे छोटे कार्य को जोड़ देंगे तो टोटल कार्य हो जाएगा डब्लू बराबर, इसमें कांस्टेंट कौन है? पीई, तो पीई बाहर निकल जाएगा, साइन थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है? माइनस में कॉस थीटा, तो कॉस थीटा, लिमिट हमारा होगा थीटा 1 से थीटा 2, थीटा 1 थीटा 2, थीटा 2 अपर लिमिट है, तो हमको पता है पहले अपर लिमिट रखते हैं इस थीटा के जगह पे और उसके बाद घटाते हैं लोअर लिमिट रख के, ठीक है। तो W इज इक्वल टू, अब PE का PE रहने देंगे हम, ठीक है ना, और लिमिट क्या रखेंगे? थीटा के जगह पे पहले अपर लिमिट, अपर लिमिट थीटा 2। अच्छा, ये थीटा 1 लोअर लिमिट है, लोअर मतलब थीटा वाला, थीटा 1 कम वैल्यू है। यहाँ पे जो एंगल बना रहा होगा, ठीक है, मान लो थीटा 1 है, इसको हम घुमाएंगे और ना, तो जो घुमाने के बाद जो एंगल होगा वो थीटा 2 होगा, तो वो थीटा 2 हमेशा थीटा 1 से बड़ा होगा, इसलिए ये अपर लिमिट है। तो पहले अपर लिमिट, तो माइनस में कॉस थीटा के जगह पे थीटा 2, ठीक है ना, और फिर घटाते हैं, आपको ध्यान रखना है घटाते हैं। अच्छा, एगो माइनस तो घटाव वाला है जो घटाते हैं हम लोग नियम के अनुसार, और एगो माइनस इसी में पहले ही से है, तो माइनस में कॉस, और फिर थीटा के जगह पे लोअर लिमिट यानी थीटा 1। बात क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा PE इंटू में, अब ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो जिसको लिखेंगे कॉस थीटा 1, और ये माइनस कॉस थीटा 2 उधर पीछे कर देते हैं, तो माइनस में कॉस थीटा 2। तो यह जो होगा यह हमारा किया गया कार्य हो जाएगा इस डायपोल पर। बात समझ में आया? यानी इतना कार्य हमको करना पड़ेगा। अच्छा, यही कार्य हमारा क्या बन जाएगा? ऊर्जा बन जाएगा, जिसको हम U लिखते हैं, तो U इज इक्वल टू हो जाएगा PE इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2।
अच्छा यही हमको निकालना था, आप देख लीजिए निकल गया। इतना एनर्जी ये स्टोर कर लेगा, जो हम कार्य करने में एनर्जी को लॉस कर रहे हैं, स्थितिज ऊर्जा इतना इसके अंदर आ जाएगा, जिसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यहाँ पे आप पीई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एनर्जी को यू भी लिखा जाता है, यू इज इक्वल टू पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। बात क्लियर? चलो अब कभी कभी क्या पूछता है, कभी कभी यह पूछ देता है कि थीटा का वैल्यू, अगर ये जो थीटा 1 है वो पहले 0 हो जाए, थीटा 1 का वैल्यू 0 हो जाए, और थीटा 2 का वैल्यू मतलब 0 से ऐसे रख के और तब घुमाना स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ तक लेके जा रहे हैं? थीटा 2 तक, थीटा 2 तक। तो थीटा 1 का वैल्यू 0 से थीटा 2 तक अगर हम लेके चलते हैं, तो ऐसा तो संभव ही नहीं है कि यहाँ पे हाँ 0 हो सकता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग। थीटा 1 का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो हमको पता है कॉस 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये फॉर्मूला बनेगा ना। कब? जब थीटा का वैल्यू क्या हो जाए? 0 डिग्री हो जाए, तब हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा? 1 माइनस कॉस थीटा 2। अच्छा, अगर पहले से हम सीधा रखें इस डायपोल को, यानी थीटा 1 का वैल्यू क्या हो जाए? ये तो पहला हो गया। दूसरा, अगर थीटा 1 का वैल्यू हमारा क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, तो कॉस 90 का मान बताओ? 0 होता है। कॉस 90 का मान 0, तो यह जो, इसको W नहीं ऊर्जा लिखो, तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो माइनस सॉरी पहले तो लिखो PE, ये हमारा कॉस थीटा 1, तो थीटा 1 यानी कॉस 90 और माइनस कॉस थीटा 2। अच्छा, अब बताओ कॉस 90 का मान क्या होता है? 0, तो कॉस 90 का मान 0, 0 से ये घटाओगे तो यही मिलेगा, माइनस कॉस थीटा 2, माइनस आगे आ जाएगा तो PE कॉस थीटा 2, ये आपका निकलेगा एनर्जी। ऐसे होता है। अच्छा, अगर तुम यहाँ पे चाहो तो थीटा 1 का वैल्यू 180 भी लिख सकते हो। कॉस 180 का मान क्या होता है? -1, तो वैल्यू सेम आएगा, बस इस एक के जगह क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम अलग अलग एंगल पे रख के भी इसके अंदर कितनी एनर्जी होगी वो भी बता दिए। और बाकी आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इस फॉर्मूला से आप सब कुछ निकाल सकते हो। जो आपको एंगल दिया हुआ है उस एंगल को अपना रख लो, थीटा 1 का वैल्यू, थीटा 2 का वैल्यू। थीटा 1 क्या है? प्रारंभिक एंगल, स्टार्टिंग में जो एंगल बना रहा है। चाहो तो लिख दो यहाँ पे, थीटा 1 क्या है? थीटा 1 इनिशियल एंगल बिटवीन P और E के, ठीक है। और थीटा 2 हमारा जो है वो फाइनल एंगल है, फाइनल एंगल। चलो नोट कर लो इसको। तो अगला टॉपिक हम लोगों का है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ, ध्यान अगर हम दें तो इसके नाम में क्या है? सम। सम मतलब होता है इक्वल, जिसको हम बराबर भी कह सकते हैं हिंदी में, बराबर। विभव मतलब पोटेंशियल, और पृष्ठ मतलब सरफेस। कहने का मतलब ये कि एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल यानी विभव का मान क्या हो? तो बराबर हो, ठीक है। तो वह पृष्ठ होता कहाँ है? तो वो पृष्ठ किसी चालक का पृष्ठ होता है, हमेशा यह ध्यान रखना है। किसी का पृष्ठ नहीं हो सकता, चालक, चालक का पृष्ठ, ठीक है ना, जिसमें कुछ क्या हो? आवेश हो। इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं? अगर डिफिनीशन इसका लिखना हो तो हम लिख सकते हैं, किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया, किसी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान जो है, ठीक है ना, विभव का मान समान हो, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। समविभव पृष्ठ कहते हैं। बात क्लियर है? यानी विद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ जिसके पृष्ठ के हर एक बिंदु पर विभव का मान समान हो जाए, इक्वल हो जाए, उसको कहते हैं हम क्या? समविभव पृष्ठ। अगर हम कल्पना करके चलते हैं, ऐसे मान लीजिए काल्पनिक पृष्ठ एक बनाते हैं हम, ये मान के चलिए ये एक हमारा पृष्ठ है, ये काल्पनिक पृष्ठ है। ये अगर एक काल्पनिक पृष्ठ है
तो हम यह कह सकते हैं कि इस पृष्ठ के हर एक पॉइंट पे कहीं भी अगर हम देखें ए बी, अगर मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी, हर एक बिंदु पे अगर विभव का मान पूछे हम, यानी भी ए का मान पूछे, भी बी का मान पूछे, भी सी का मान पूछे, भी डी का मान पूछे, भी ई का मान पूछे, तो ये हर एक बिंदु का जो विभव होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसी को कहते हैं समविभव पृष्ठ। यानी समविभव पृष्ठ जो होता है एक ऐसा पृष्ठ होता है जिस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, यानी हर एक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान रहता है, नियत रहता है। बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, इसकी कुछ विशेषता है, उसको भी देख लेते हैं हम। इसकी कुछ क्या है, विशेषता है। क्या क्या विशेषताएं हैं समझ लेते हैं हम लोग ध्यानपूर्वक, नंबरिंग दे के। पहला तो यही क्या कि इसके प्रत्येक बिंदु पर, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहता है। विभव का मान समान रहता है। पहला इसका ये विशेषता हो गया। हमको पता है कि भाई इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है, तो पहली विशेषता ये बन गया। ठीक है। अगर दूसरी विशेषता हम यह पूछें कि इसकी क्या दूसरी विशेषता होगी, तो हम इसमें ये अगर कहना चाहें तो प्रत्येक चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ ही होता है, ये लिख सकते हैं। प्रत्येक चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है, समविभव पृष्ठ होता है। यानी जितने भी चालक हैं धरती पर, पूरी दुनिया में जितने चालक हैं, उन सभी चालक का अगर सरफेस देखा जाए तो वो समविभव पृष्ठ ही होता है। यानी उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, नियत ही होता है। तो यह हमारा हो जाएगा आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो इसके पृष्ठ के दो बिंदुओं के विभवों का अंतर, यानी जिसको विभवांतर कह सकते हैं, शून्य होता है। दो विभवों का अंतर क्या होता है, शून्य होता है। बात क्लियर है? यानी हमको पता है कि भाई भी ए भी बी के बराबर होगा, भी बी भी सी के बराबर, यानी हर एक बिंदु पर विभव जब बराबर है तो अगर हम डिफरेंस निकालें कि भी ए माइनस भी बी निकालें तो हमको पता है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर ही तो होगा। प्रत्येक विभव का अगर मान पूछें, दो बिंदु पर के विभव का अंतर पूछें तो वो 0 होगा, पता है हमको, क्योंकि हर एक बिंदु पर विभव क्या है, बराबर है। बात क्लियर है ना यहाँ तक? ठीक है। अगर हम चौथा पॉइंट अगर देखें तो क्या कह सकते हैं हम कि विद्युत बल रेखाएं जो चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु के लंबवत होती है। यानी यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं होती हैं, विद्युत बल रेखा पृष्ठ के लंबवत होता है। यानी अगर ये किसी चार्ज का, मान लीजिए अगर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज हो और इस चार्ज का ये क्या है, एक पृष्ठ है, तो इस चार्ज से जो निकलने वाले विद्युत बल रेखाएं होते हैं, वो विद्युत बल रेखाएं जो होंगी इस पृष्ठ पर हमेशा क्या होंगे, लंबवत होंगे, यानी 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है ना, कहीं से भी निकालिए आप 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। पांचवा पॉइंट अगर हम कहना चाहें तो दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, ये आपको ये याद रखना है। दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। बात क्लियर है? यानी अगर दो गो समविभव पृष्ठ बना दे, मतलब एक पृष्ठ अगर पहले से बना, एक और दूसरा चार्ज लेके अगर उसका पृष्ठ बनाए तो ऐसे उसका पृष्ठ बन जाएगा। मतलब पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे, सीधा सीधा मतलब यह हुआ। तो ये कुछ 4-5 विशेषताएं थी समविभव पृष्ठ का, इसको नोट कर लीजिए। फिर एक लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं और तब हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नोट कर लीजिए इसको। तो अगला टॉपिक हम लोग का है धारिता। ठीक है, धारिता को इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटेंस। और धारिता का कंसेप्ट कहाँ से आया, तो इसको थोड़ा सा अगर समझने का प्रयास करें तो यह देखा गया कि अगर कोई चालक है, बल्ब हो,
ठीक है ना, या कोई भी चालक पदार्थ हो जो कंडक्टर हो, उसमें अगर आवेश के मान को हम बढ़ाते थे तो उसका विभव भी बढ़ जाता था, ठीक है ना। अगर किसी चालक में आवेश का मान बढ़ाया जाए ना, तो ये पक्का है या फिक्स है कि उसका विभव भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा लेवल। जिस प्रकार से अगर किसी बाल्टी में पानी रखा हुआ हो और उस पानी का जो तल हो उसको और बढ़ाना हो तो उसमें और पानी डाल दीजिए, तल और ऊपर हो जाएगा, और पानी डालिएगा और ऊपर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर किसी चालक के विभव में वृद्धि करना हो तो उस चालक में आवेश के मान को बढ़ा दीजिए, तो उसमें विभव भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी यह देखा गया कि Q जो है वो डायरेक्ट समानुपाती है किसके, V के। तो अगर हम इस समानुपाती सिंबल को हटा दें तो एक नियतांक आएगा जो कि होगा C यहाँ पे क्या है, एक नियतांक है। C क्या है, एक नियतांक है, और C को ही कहा गया धारिता। C को ही कहा गया धारिता। किसकी धारिता, चालक की धारिता। C को ही कहा गया चालक की धारिता। बात क्लियर है। यह जो नियतांक यहाँ पे आया, इस समानुपाती सिंबल को हटाने के बाद वही नियतांक क्या कहलाया, धारिता कहलाया। यानी अगर हम C का फॉर्मूला यहाँ से निकालना चाहें तो C बराबर हो जाएगा Q बटा V। C बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा V। तो क्या C जो है, जिस प्रकार से Q और V एक दूसरे के समानुपाती हैं, तो क्या उसी प्रकार से C और Q भी एक दूसरे के समानुपाती होंगे? तो नहीं, एकदम गलत। धारिता एक नियतांक है और धारिता ना ही विभव पर और ना ही आवेश पर, दोनों में से किसी पर निर्भर नहीं करता है। तो धारिता निर्भर किस पे करता है, तो धारिता निर्भर करता है किस पे, यह निर्भर करता है चालक के आकार पर। चालक के आकार पर निर्भर करता है। यह चालक की आकृति पर निर्भर करता है। चालक की आकृति पर कि उसका शेप कैसा है, उसके आकार पर निर्भर करता है, उसका आकार कितना छोटा बड़ा है। और तीसरा, चालक के पास माध्यम की उपस्थिति पर निर्भर करता है। यानी अगर किसी चालक की हम धारिता निकाल रहे हैं तो यह भी धारिता उस पर निर्भर करेगा कि उसके अगल बगल कोई माध्यम उपस्थित है कि नहीं है, उस पे धारिता निर्भर करता है। तो इस फॉर्मूले से हम धारिता को परिभाषित भी कर सकते हैं। कैसे, तो किसी चालक को दिया गया आवेश तथा उसमें विभव में हुई वृद्धि के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। चालक की धारिता कहते हैं। यानी अगर किसी चालक को हमको पता है, अगर आवेश हम देते हैं तो आवेश देने से उसके विभव में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। तो किसी चालक को दिया गया आवेश और उसके विभव में हुई वृद्धि के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, धारिता कहेंगे। बात यहाँ तक क्लियर है। उसको क्या कहा जाएगा, धारिता कहा जाएगा। तो C बराबर हो जाएगा Q बाई V। बाकी आता है धारिता का मात्रक क्या है। तो मात्रक की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे मात्रक की बात करें धारिता का, तो ऊपर का मात्रक हो जाएगा कूलाम, तो ऊपर कूलाम, और नीचे हमारा विभव यानी वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट एगो मात्रक हो जाएगा। या फिर इसका दूसरा मात्रक होता है फैराडे। एक और मात्रक इसका हो जाएगा फैराडे। तो धारिता का एक मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति वोल्ट, जो कि फॉर्मूला से निकल गया Q बाई V के, और दूसरा हमारा मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है, ठीक है ना। तो यही ज़्यादा मात्रक यूज किया जाता है फैराडे को। बीमा उमा की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो बीमा अगर हम चाहे निकालना तो निकाल सकते हैं। आवेश का बीमा हमारा क्या होता है, AT होता है, ठीक है ना। और बाकी विभव का बीमा अगर रख लेते हैं तो हमारा टोटल जो बीमा हो जाएगा वो हो जाएगा M-1 L-3 T का पावर 4 और A का पावर 2। डायरेक्ट लिख देते हैं, आप लोग अपने याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यह इसका हो जाएगा बीमा।
तो इस प्रकार से ये धारिता का कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होता है। और कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है एक फैराडे की परिभाषा, एक फैराडे की परिभाषा, कभी कभी यह एग्जाम में पूछता है। फैराडे क्या है? धारिता का मात्रक है ना, फैराडे धारिता का मात्रक है। इसको याद करना हो तो ध्यान से समझो, अगर फैराडे हमको निकालना है एक फैराडे की परिभाषा, तो एक फैराडे धारिता का मात्रक है, यानी इस C के जगह पे लिखा गया एक फैराडे, इसका मात्रक लिखा गया, तो इस आवेश के जगह पे भी इसका मात्रक लिख देते हैं, यानी क्या हो जाएगा, एक कूलाम हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, विभव है तो एक वोल्ट हो जाएगा। यही तो फॉर्मूला बनेगा ना इसका, एक फैराडे का। अब इसको परिभाषित करना हो तो कैसे करेंगे, तो किसी चालक को दिया गया आवेश के जगह पे क्या, एक कूलाम आवेश, तथा उसमें एक वोल्ट में हुई उसके, या फिर उसको ये कह सकते हो उसके विभव में हुई एक वोल्ट की वृद्धि के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। यानी अगर इसको हम लिखना चाहें तो दूसरे भाषा में लिख सकते हैं, किसी चालक को एक कूलाम आवेश देने पर, एक कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में एक वोल्ट की वृद्धि हो, एक वोल्ट की वृद्धि हो, तो उसकी धारिता एक फैराडे कहलाती है। यह कह सकते हैं हम। यानी अगर किसी चालक को एक कूलम आवेश दे रहे हैं और जैसे ही हम आवेश दे रहे हैं तो हमको पता है कि आवेश विभव के समानुपाती है, तो विभव वृद्धि हो जाएगा। यानी अब उसके एक कूलम आवेश देने पर एक वोल्ट की वृद्धि हो रही है, तब उस चालक की धारिता एक फैराडे कहलाती है। एक फैराडे बराबर एक कूलम बटम एक वोल्ट। बाकी छोटा छोटा इसका और भी मात्रक है, जिसको मिनी फैराडे, माइक्रो फैराडे याद करने के लिए पिको फैराडे अपना याद करते हैं। तो अगर चाहो तो लिख देते हैं यहाँ पे हम, एक माइक्रो फैराडे, ये धारिता का छोटा छोटा मात्रक है, ठीक है। तो हो जाएगा 10⁻⁻6 फैराडे। एक पिको फैराडे 10⁻⁻12 फैराडे, ठीक है। तो बाकी यह धारिता का कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होता है। जहाँ तक उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखिए, समझिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।